असली खूनी की कहानी सुन के पुष्पा ने उठाया बड़ा कदम। जब पुष्पा को पता लगा कि विश्वनाथ की मजबूरी के चलते कादम्बरी उसके कंधे पे बंदूक रखकर चला रही है, कैसे विश्वनाथ मजबूरी में आके कादम्बरी के दोनों खूनों का इल्जाम अपने सर पर लेकर चल रहा है। कुछ चंद पैसों के कारण वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कादम्बरी तो इसी मौके की तलाश में थी। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता लगती है तो पुष्पा ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा का पूरा खेल ही पलट गया और जहाँ पर कादम्बरी जेल से बाहर आने वाली थी वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में फिर से कैद हो गई। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी के वकील से, जो कि एक इंसान को कटघरे में पेश करता है। इस इंसान का नाम था विश्वनाथ। तो कादम्बरी के वकील का कहना है कि इसने ही रेखा बहन और जुगल की जान ली है। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी विश्वनाथ का नाम किसी ने सुना तक नहीं था और अचानक से ये आ जाता है। जब कादम्बरी का वकील इसे रेखा बहन और जुगल का फोटो दिखाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैंने इन्हें देखा है लेकिन मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। कादम्बरी का वकील कहता है आप इन्हें जानते नहीं है तो आपने इनकी हत्या क्यों करी, पहले आप ये बताइए कि आपने सही में इनकी हत्या करी है। विश्वनाथ कहता है कि हाँ, मैंने इनकी जान ली है लेकिन मैं इन्हें सही में नहीं जानता। उसके बाद विश्वनाथ एक अलग से कहानी बताता है कि कैसे वो छोटी मोटी चोरियां करा करता है, उसका घर खर्च चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, जैसे किसी का मोबाइल मारना, किसी की जेब काटना। लेकिन उस वक्त जब इन दोनों की उसने हत्या करी उससे कुछ समय पहले ही उसके बेटे की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब छोटी मोटी चोरी से उसे इतने पैसे तो नहीं आ सकते कि वह उसकी दोनों किडनियों का इलाज करवा सके और उसे जिंदा कर सके। लेकिन अचानक से उसकी किस्मत चमकती है जब उसे एक काम मिलता है जिसके उसे भारी पैसा मिलने वाला था और वह काम था इन दोनों की हत्या करना। किसने भेजा, कैसे भेजा, ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उसका काम ही ऐसा होता था, कुछ समय के लिए उसे फोन आया करते थे और फोन पे सारी चीजें समझा दी करती थी और एक बार प्लान समाप्त होने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर वह लोग सिम बंद कर देते थे ताकि मुझे उनकी कोई भी जानकारी ना लग पाए और अगर मैं पुलिस के पास भी पकड़ा जाऊं तब भी उन लोगों की जानकारी पुलिस तक ना पहुंचे। कादम्बरी का वकील कहता है कि देख लीजिए विश्वनाथ जी, कोर्ट के अंदर झूठ बोलना भी एक अपराध है, इसीलिए जो भी कहना सोच समझ के कहना। विश्वनाथ कहता है कि मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ और मैं आप सभी के सामने सच ही बता रहा हूँ कि मैंने ही इन दोनों को मारा था। यह कहानी सुनने के बाद तो पुष्पा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कौन सा मामला है, क्योंकि पुष्पा ने तो अपनी आंखों से देखा था कादम्बरी को गोली चलाते हुए। पुष्पा स्वयं ही वहां पर आई विटनेस थी। इस तरफ हम देखते हैं कि एक मसाज करने वाली लेडी पुष्पा के घर में आ जाती है और राशि से कह रही होती है कि आप ही है ना राशि पटेल, मैं आपकी मसाज करने के लिए आई हूँ। राशि कहती है कि राशि पटेल तो मैं ही हूँ लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है शनाया। शनाया कहती कि राशि मैंने इन्हें बुलाया है, तुम वैसे भी प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए मसाज वसाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे होने वाले बेबी के लिए भी। लेकिन पहले तो राशि मना कर देती है, बट शनाया कहाँ मानने वाली थी। वह राशि को जैसे तैसे करके कन्वेंस कर देती है मसाज कराने के लिए। अब हम वापस से कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर अब बारी थी पुष्पा की सवाल जवाब करने की। पुष्पा विश्वनाथ जी के पास जाती है और उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। पुष्पा यहाँ पे विश्वनाथ को पूरी कहानी बताने को कहती है कि आखिर उसने किस तरीके से रेखा बहन और जुगल की हत्या करी। रेखा बहन तो छोड़ो, सबसे पहले वो ये बताए कि उसने जुगल की कैसे हत्या करी। विश्वनाथ कहता है कि मेरे पास एक गन थी और उसी गन से मैंने रेखा बहन और जुगल दोनों को मारा है। पुष्पा कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गोली जुगल को लगी थी वो गोली तो कादम्बरी की बंदूक से चली थी ना। लेकिन विश्वनाथ साफ इनकार कर देता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं है, दोनों गोली मेरी ही गन से चली थी। पुष्पा कहती है कि आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि गोली जो है वो आपके गन से ही चली थी, ना कि कादम्बरी के गन से। विश्वनाथ कहता है कि मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा वहां पर एक औरत खड़ी थी जो कि मेरी तरफ पीठ करे हुई थी और वह एक लंबे चौड़े आदमी से लड़ रही थी। उसी लंबे चौड़े आदमी को मुझे मारना था। उस औरत ने भी गोली चलाई थी लेकिन उस आदमी को मारने के लिए नहीं बल्कि उसके पास गोली चलाई थी। और रही बात मेरी, तो मुझे अपने निशाने पर पूरा विश्वास है कि वह आदमी की अगर मौत हुई है तो मेरी गोली से ही हुई होगी। मेरी गोली ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकती, आज तक मेरा निशाना चूका नहीं है। वैसे भी मैंने रेखा बहन का मर्डर कर दिया था, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस आदमी को मारकर वहां से निकलना था, इसलिए मैंने उस पर गोली चलाई और मैं वहां से निकल गया। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था जब मुझे यह बात पता चली कि मेरे गुनाह की सजा किसी और को मिल गई है। पुष्पा कहती है अगर ऐसा है तो अब आपके अंदर ऐसा कौन सी चीज जाग उठी कि आप वापस यहाँ पर आ गए अपना गुनाह कबूल करने के लिए। आप तो बाहर निकल चुके थे ना, आप तो अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते थे। लेकिन उसी वक्त वो आदमी एक और कहानी बनाते हुए कहता है कि इन पैसों से इलाज करवाने के बाद मेरे बेटे की कुछ समय बाद ही मौत हो गई। कुछ हफ्ते तक वो जिंदा जरूर रहा लेकिन उसके बाद वो हम सबको छोड़कर चला गया और धीरे धीरे करके मेरी पत्नी को भी जब एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस मर्डर से हो सकता है, इसीलिए वह भी मुझे छोड़कर चली गई। और उसके बाद मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं उस पछतावे में जिंदगी जी नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने निर्णय
लिया कि मैं सच बताकर अपना गुनाह कबूल करूं और जो मैंने गुनाह किया है मैं उसकी सजा काटूं, शायद इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस वक्त तक पुष्पा जज साहब को कहती है कि उसे विश्वनाथ जी की मनगढ़ंत कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पुष्पा ने अपनी आंखों से देखा था कादम्बरी को वहाँ पर मौजूद होते हुए। पुष्पा आई विटनेसेस थी। इस वक्त तक कादम्बरी का वकील भी पुष्पा से कहता है कि आपके कहने से सच झूठ या झूठ सच नहीं हो जाता पुष्पा जी। और कहीं ना कहीं पुष्पा और कादम्बरी का वकील ये दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। जज साहब कहते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया है, इसीलिए मुंबई पुलिस को 7 दिन के लिए इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। तब तक के लिए कादम्बरी हिरासत में ही रहेगी, साथ ही विश्वनाथ भी पुलिस की निगरानी में रहेगा। 7 दिन के बाद यह केस वापस से ओपन किया जाएगा। खैर इस तरफ हम देखते हैं मनवा को, जिसने चिराग को अर्जेंटली पुलिस स्टेशन के बाहर बुलाया होता है। क्योंकि चिराग पुलिस स्टेशन में ही काम करता है, इसीलिए सबसे सुरक्षित जगह उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर ही हो सकती है। और मनवा का चिराग को बुलाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उसको शनाया को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। मनवा बार बार चिराग से एक ही सवाल करती है कि क्या तुम दोनों सही में एक ही रूम में रह रहे हो। उसी वक्त चिराग कहता है कि हमें रहना पड़ रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो मनवा, क्योंकि अगर शनाया बेड पे सोती है तो मैं जमीन पे सोता हूँ, और वैसे भी मैं तो कुछ दिनों से सो भी नहीं रहा, जग ही रहा हूँ। उसी वक्त मनवा कहती है लेकिन अगर चिराग तुम ऐसे ही रात रात भर जगते रहोगे और दिन दिन भर ड्यूटी करते रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, तुम्हें सोना तो पड़ेगा ना। लेकिन उसी वक्त चिराग कहता है कि तुम टेंशन मत लो मनवा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। शनाया को तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता, और वैसे भी बस कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद सारी चीजें सही हो जाएगी। 6 महीने के बाद मेरा और शनाया का डाइवोर्स होगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी, यानी तुम्हारी और मेरी। उसके बाद हम देखते हैं कि चिराग मनवा को वापस से आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि कादम्बरी का वकील जेल में कादम्बरी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कादम्बरी अपने वकील को कह रही होती है कि बहुत गलत हुआ, अब मुझे 7 दिन और इन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, एक एक दिन काटना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसी वक्त कादम्बरी का वकील कहता है कि कुछ चीजें हमारे हित में गई तो कुछ चीजें हमारे विरोध में भी गई, जैसे दिलीप ने आखिरी मौके पर पलटी खा ली। कादम्बरी कहती कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ये पुष्पा का जासूस है, ये पुष्पा की पूंछ है, ये पुष्पा को धोखा कैसे देगा, लेकिन इसने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एग्रीमेंट किया था ना इसने, मैं गारंटियर बनी थी ना इसकी, एक काम करना इसका लोन अभी के अभी रुकवा देना, क्योंकि दगाबाजों के लिए कादम्बरी की जिंदगी में कोई भी जगह नहीं। एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊं तो पुष्पा के बाद सबसे पहले अगर किसी की वाट लगाऊंगी तो वो है दिलीप पटेल। इसको भी तो पता लगना चाहिए कि इसका पाला किससे पड़ा था, कादम्बरी मांडलिया से। वह कादम्बरी मांडलिया जो कि किसी को भी बख्शती नहीं है। लेकिन हाँ, लोन कुछ इस तरीके से रुकवाना कि इसे पता नहीं लगे कि हमने हाथ पीछे किया है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि आगे जाके दिलीप पटेल मेरे बहुत काम आने वाला। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि चिराग जब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा होता है उस वक्त वो मनवा को बाय करता है, और इन दोनों के बीच में इशारों में जो बातचीत हो रही थी शनाया उसे अपनी आंखों से देख लेती है, और शनाया को अंदर ही अंदर जलन मचने लगती है कि चिराग खुश कैसे है, ये मुझसे शादी करने के बाद भी खुश है ना, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि दिलीप को बैंक के द्वारा बुलाया जाता है और कहता है कि हम आपका लोन आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, और हमने जो आपको एडवांस में चेक दिए थे ना, अब उसको भी आप नहीं लगा सकते। दिलीप कहता है कि ये सब बातें आप क्या कर रहे हैं, आपने तो प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन किया था ना, और अब क्या नई प्रॉब्लम आ गई। उसी वक्त वो बैंक का ओनर कहता है कि कादम्बरी जी जेल में है और ऐसे इंसान को हम गारंटियर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें इस लोन को डिसअप्रूव करना होगा। ये बात सुन के दिलीप के पांव तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप कहता है कि मैंने नया कारोबार शुरू किया है, सभी लोगों को चेक दे रखे, वह लोग जब चेक लगाएंगे उनके चेक बाउंस हो जाएंगे, अरे मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, और इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा, लाखों का बिजनेस है मेरा। उसी वक्त तो मैनेजर कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट पे साफ तौर पे लिखा था और आपने भी हमें ये बात नहीं बताई कि कादम्बरी जी जेल की सलाखों के पीछे है। यह बात सुन के तो दिलीप को 440 वोट का बड़ा झटका लगा है। इस तरफ हम देखते हैं चिराग को। चिराग का सीनियर यहाँ पे चिराग को बुलाता है और चिराग को उसके ट्रांसफर का लेटर देता है। चिराग इस वक्त तक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अभी अभी तो उसकी नौकरी लगी थी और वैसे भी उसकी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां चल रही है, आखिर कैसे वो ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि देखो चिराग, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीनियर्स के सामने हमारी नाक भी कट जाए। मजबूरन ही सही, लेकिन चिराग को ये ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इस तरफ हम देखते हैं जोशीपुरा जी को, जो कि पुष्पा को आकर बता देते हैं कि जो कुछ भी विश्वनाथ ने कहा था कि कादम्बरी ने गोली चलाई थी और वह गोली जुगल के पास वाली दीवार पे लग गई, तो वहां से पुलिस को गोली बरामद हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं विश्वनाथ की बात सच साबित हो रही है। पुष्पा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अरे कादम्बरी बहुत ज्यादा चालाक है, उसने वहां पे गोली प्लांट कर दी होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी थी और कादम्बरी ही थी। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।